से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और यह 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट, राज्य निवेश योजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस सत्र में सरकार अपने अनुपूरक बजट को पेश कर सकती है, जिससे विभिन्न विकास योजनाओं और खर्चों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ी प्रस्तावित योजनाओं पर भी व्यापक बहस होने की संभावना है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए वर्षा, जिस तरीके से 19 तारीख से 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये जो बजट सत्र है वो शुरू होगा, जिसमें बात किया जाए अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार उस पर चर्चा कर सकती है और पेश कर सकती है। जिसपे अगर बात किया जाए कल ही इस पूरी जो 19 से 24 तक जो अक्टूबर तक ये जो चलने वाला जो सत्र है, जिसकी चर्चा कल विधानसभा द्वारा दी गई है, जिसके बाद से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। और अगर लगातार जिस तरीके से बात किया जाए तो अनुपूरक बजट है वो पेश किया जाएगा सरकार द्वारा, जिस पर चर्चा हो सकती है। और अगर बात की जाए अनुपूरक बजट में जिस तरीके से विभागों को कितने पैसों की जरूरत है और विभाग में किस तरीके की चीजें चल रही हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के जो जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उन पर जो चर्चाएं हैं वो होंगी और उसके बाद जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 19 तारीख से जो बजट सत्र है वो शुरू होगा और 24 दिसंबर को ये पूरा बजट सत्र भी समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जो तमाम जो विभाग हैं, जिसमें चिकित्सा विभाग की बात किया जाए, नगर विकास विभाग की बात की जाए, सिंचाई विभाग की बात की जाए, तो तमाम विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात की जाए, तो ये सब तमाम विभाग हैं जहां पर जो बजट है उस पर चर्चा हो सकती है और कितना बजट भविष्य में और जरूरत है इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो कहीं कुल मिलाकर के साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जो बजट सत्र है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुपूरक बजट इस पूरे पेशकश में पेश किया जाएगा। वर्षा, अमन, जिस तरह से हंगामे के आसार, अगर हंगामों की बात करें तो विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा और कई जवाब भी मांगे जाएंगे, तो क्या रणनीति और किस तरह की तैयारियां विपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से की गई हैं ताकि विपक्ष को जवाब दिया जाए? क्योंकि हंगामे के आसार सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहते, वॉकआउट करते हैं विपक्ष की ओर से, नारेबाजी देखने को मिलती है, तो किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां की हैं? देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो जब पिछली बार बजट सत्र हुआ था मार्च में, तो वहां पर भी तमाम जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के जो विधायक थे, वो कहीं साइकिल पर पैदल चलकर आ रहे थे, कहीं जंजीरों में अपने आप को जकड़ करके आ रहे थे विधानसभा। तो विरोध प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा था। तो इस बार भी जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस बार के सड़कों का हाल बरसात में दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग को घेरते हुए नजर आ सकते हैं विपक्ष के नेता। और जिस तरीके से अगर बात किया जाए सरकार की योजनाएं हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इस पे भी लोगों जो विपक्ष है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष और जो सरकार है उसके बीच में ये एक तीखी नोकझोंक, राजनीतिक तीखी नोकझोंक विधानसभा सत्र से पहले, जब विधानसभा में सभी नेता, चाहे वो नेता विरोधी दल के हो चाहे वो नेता सदन के हो, तो लगातार तो सभी नेता हैं उनके बीच में एक राजनीतिक जो कलेश, माफ करिएगा, जो राजनीतिक जो हलचल है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज नजर आती है। और विरोध प्रदर्शन लगातार जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें किस तरीके की समस्या है उसको भी उजागर करते नजर आ रहे हैं। अपनी क्षेत्र की जो विकास कार्यों की जो योजनाओं को लेकर के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घेरते हुए नजर आ सकते हैं। तो तमाम विषय है जिसको लेकर के चाहे सत्ता पक्ष की बात कीजिए चाहे विपक्ष की बात कीजिए, दोनों लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और 19 तारीख से पूरे सत्र की शुरुआत भी की जाएगी। वर्षा,
अमन, अगर मुद्दों की बात करें तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिससे माहौल गर्माता हुआ नजर आएगा सदन के अंदर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है आज के दौर में ये नजर आ रहा है कि जो बरसात के बाद जितनी भी सड़कें थी उत्तर प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं जर्जर अवस्था में आ गई थी, जिसके बाद से लगातार विपक्ष के नेताओं ने सदन से लेकर सड़क तक उनको दर्शाया था और अपना विरोध भी जाहिर किया था। तो ये एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं चिकित्सा से बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य और रोजगार, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। वहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो रही हैं, तो उनको लेकर के और बेहतरी की तरफ जो विपक्ष है वो भी नजर आएगा कि और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चिकित्सा सुविधाएं हो, और जिस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, तो और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बेहतर किया जाए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ सकता है। वर्षा, अमन, अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, इस पे विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी? देखिए, अनुपूरक बजट जिस तरीके से अगर बात की जाए, अनुपूरक बजट में जितने भी साफ तौर पर अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश किया जाए अनुपूरक बजट को, तो अनुपूरक बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार एक सब्सिडी बजट जिसको कहती है, कि जिसमें जो जितने भी जो विभाग होते हैं, विभाग को कितने पैसे की और जरूरत होती है विकास कार्यों को पूरा करने के लिए, कितने उन सभी विभाग को पहले से ही बताया जाता है कि सरकार को कि इतने इतने पैसों की जरूरत है। तो उन सभी विभागों के लिए एक स्पेशल बजट जो होता है, यानी कि सब्सिडी बजट, वो पेश किया जाता है सरकार की ओर से सदन में। तो अनुपूरक बजट ज्यादातर स्वास्थ्य और जो जिस तरीके से यूपी इन्वेस्टर को लेकर के इन्वेस्टर समिट अभी हाल ही में हुई है, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें और बेहतरी के लिए लगातार जो काम किए जा रहे हैं उसके साथ ही अनुपूरक बजट पर भी बात होगी। ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर संसद भवन में हुए आतंकवादी हमले को याद करते हुए अमर वीरों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर भारत के संसद भवन पर आज ही के दिन वर्ष 2001 में हुआ कायराना आतंकी हमला राष्ट्र की स्वाभिमान और लोक शक्ति पर निश्चित घात था। इस हृदय विदारक घटना में अपने प्राणों की आहुति देकर संसद की गरिमा और राष्ट्र की रक्षा करने वाले अमर वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि, और राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। जय हिंद। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन 425 प्रदेश परिषद सदस्यों की मतदाता सूची जारी। 5 लोकसभा सांसद, 8 एमएलसी मतदाता सूची में शामिल है। 26 एमएलए जिलों और महानगरों के अध्यक्ष शामिल हैं। 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस संबंध में 425 प्रदेश परिषद सदस्यों की मतदाता सूची जारी कर दी गई है। सूची में 5 लोकसभा सांसद और 8 एमएलसी शामिल हैं। इसके अलावा बता दें कि 26 विधायक, जिलों और महानगरों के अध्यक्ष भी मतदाता सूची में शामिल है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बार की प्रक्रिया में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के सभी स्तरों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 14 दिसंबर को होगा। इसके साथ ही बता दें कि सूची जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस बार की प्रक्रिया में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस संबंध में 425 प्रदेश परिषद सदस्यों की मतदाता सूची जारी कर दी गई है।
है। सूची में 5 लोकसभा सांसद और 8 एमएलसी शामिल हैं। इसके अलावा 26 विधायक, जिलों और महानगरों के अध्यक्ष भी मतदाता सूची में शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बार की प्रक्रिया में पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के सभी स्तरों के प्रतिनिधियों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। देखिए वर्षा, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया आज शुरू होगी, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया आज थोड़ी देर में शुरू होगी, यानी कि 1 बजे से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और जिस तरीके से अगर पार्टी कार्यालय की बात किया जाए तो बड़ी संख्या में पार्टी दफ्तर पे लोग पहुंचे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की बात किया जाए, चाहे अभी कुछ देर पहले भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य भी पहले पार्टी कार्यालय है वहां पर पहुंच चुके। जिस तरीके से अगर समीकरण की बात किया जाए वर्षा, तो लखनऊ में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जिसमें 425 जो प्रदेश परिषद के जो सदस्य हैं वो मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। 5 लोकसभा सांसद हैं और 26 जो विधायक हैं और अलग अलग महानगर और जिलाध्यक्षों की सूची बनाई गई, यानी कि कुल मिलाकर के 400 लोगों की जो सूची है वो प्रदेश संगठन द्वारा तैयार की गई है। और वो सभी जो नामांकन की प्रक्रिया में वो शामिल होंगे, यानी कि वही लोग वोट देंगे और जो नए प्रदेश अध्यक्ष है उसका चुनाव करेंगे। और अगर बात किया जाए जिस तरीके से 1.5 दर्जन से ज्यादा जो नाम है प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में, उनको लेकर के लगातार कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए तो पंकज चौधरी जो 7 बार से सांसद है महाराजगंज से, उनका एक बड़ा रोल नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अंदर खाने से अगर बात किया जाए, सूत्रों के हवाले से बात किया जाए, तो पंकज चौधरी नए जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चुने जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं और नामांकन प्रक्रिया आज शुरू होगी और कल जो नए प्रदेश अध्यक्ष है उनकी जो नियुक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जिस तरीके से पार्टी दफ्तर की बात किया जाए तो लगातार बड़े छोटे सभी नेता नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए काफी खुश नजर आ रहे हैं और पार्टी दफ्तर में भी मौजूद नजर आ रहे हैं। वर्षा, अमन, जिस तरह से आपने कहा कि पंकज चौधरी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन बीजेपी हमेशा अपनी बाजी और पारी बदलती हुई नजर आई है। जिस तरह से हमने दिल्ली में भी देखा था कि प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी। खैर, अगर यूपी की भी बात करें तो यहाँ पे भी कई बार ऐसे देखने को मिला है। तो क्या लगता है कि पंकज चौधरी का नाम जिस तरह से चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए महिलाओं, दलित और पिछड़ों को सबसे ज्यादा आगे रखती है ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो, तो क्या किसी महिला को भी कमान मिल सकती है? साफ तौर पर जिस तरीके से बात किया जाए तो बीजेपी का इतिहास रहा है कि चौंकाने वाले फैसले हमेशा से बीजेपी लेती आई रही है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए महिलाओं को कमान देने की, तो कहीं ना कहीं साध्वी निरंजन ज्योति जिनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है, वो लगभग यहाँ जो पार्टी दफ्तर है वहां पर लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया वो पार्टी दफ्तर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जितने भी नाम हैं, चाहे पंकज चौधरी की बात किया जाए, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति की बात किया जाए, या जिस तरीके से दिनेश शर्मा की बात की जाए, तो ये सभी जो बड़े बड़े नाम हैं ये सभी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। और जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार है वो अभी कुछ ही देर में जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद चीजें लगभग स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कई लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने हैं। अगर नॉमिनेशन ज्यादा लोग नहीं फाइल करते, यानी कि नॉमिनेशन सिर्फ एक ही व्यक्ति फाइल करता है, तो उसे निर्विरोध ही चुनाव जिता दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रक्रिया है, एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अगर सूत्रों की बात किया जाए तो तमाम जिस तरीके से 2027 में चुनाव होने हैं तो उसके मद्देनजर रखते हुए सभी जो वर्ग हैं उनको लगातार उनका वोट बैंक साधने के लिए लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ये कई मायनों में महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। वर्षा,
ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजीपुर में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पंचायत चुनाव एनडीए से अलग लड़ेगी, जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन रहेगा। उन्होंने एसआईआर की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ाए जाने पर संतोष जताया और कहा कि इससे सही मतदाताओं को जोड़ने में सहूलियत होगी। माफिया को टिकट देने के सवाल पर राजभर ने कहा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो मेरा दोस्त है। तो जो जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ सहयोग करके बीएलओ का 100% वोटर लिस्ट सही बनाने के लिए, तो इसको सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने समय सीमा दूसरी बार बढ़ाया है। तो उसी में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस कमिश्नरी का और आजमगढ़ कमिश्नरी बैठक ली थी। तो बैठक में जो पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा था, तो उसमें खासतौर से बनारस मंडल की उन्होंने समीक्षा में चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि जो जिन मतदाताओं तक अभी लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उनके यहाँ तक अपने लोग बीएलओ के साथ या स्वतः जा करके उनका फार्म भरवा करके जमा करें। और जल्दबाजी में अगर हो सकता है कहीं कोई मृतक दिखा दिया गया हो, मौके पर जिंदा हो, तो उसका भी नाम जो है फार्म भर करके उसका भी सबमिट कराइए। खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जिला अस्पताल पहुंचकर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बीमार छात्राओं का हालचाल जाना। उन्होंने बता दी कि चिल्ड्रंस वार्ड में भर्ती छात्रों से बातचीत कर उन्हें स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी ली। पिछले 24 घंटे में बीमार छात्राओं की संख्या 8 से बढ़कर 13 हो गई है, जिसके बाद सभी को बता दूं कि जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ से 3 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम जांच के लिए सीतापुर पहुंचेगी। प्रशासन ने लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। देखिए, हमारा जनपद सीतापुर में जो रेउसा ब्लॉक का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का घटना है। पिछले 24 घंटे में लगभग 13 बच्चे का जो स्वास्थ्य हालत थोड़ा खराब था, तो इसको फिर नजदीकी जो सीएचसी है रेउसा, उसमें भर्ती किया गया है। फिर वहाँ से रेफर भी किया गया। उसमें कल रात में कुछ बच्चे को रेफर किया गया जो सीएचसी से जिला अस्पताल में। तो 5 बच्चियों से 2 बच्चे का हालत थोड़ा सीरियस था, तो फिर हम लोगों ने कल रात में ही एएलएस एम्बुलेंस के माध्यम से केजीएमयू रेफर किया और केजीएमयू में भर्ती भी कराया गया है। और वहाँ का डॉक्टर से लगातार हमारा टीम और सीएमएस और सीएमओ का टीम संपर्क में थे। और ये दोनों बच्ची जो गंभीर हालत में हम लोगों ने भेजा, तो फिर इन लोगों को स्थिति सामान्य हो गया और डॉक्टर से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। आज 3 बच्चे को मतलब दोबारा ऐसे जो लक्षण हैं, जो पेट का दर्द, फिर गले में दर्द, फिर ऐसे लक्षण में दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी स्थिति मतलब हम लोगों ने देखा तो स्थिति सामान्य है, कोई गंभीर स्थिति बिल्कुल नहीं है। इसका जांच करने के लिए हमने 4 सदस्यीय समिति हमने गठित किया है और वो मुख्य विकास अधिकारी का अध्यक्षता में 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए मैंने कहा। उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर भी है और मुख्य विकास अधिकारी का अध्यक्षता में एक महिला डॉक्टर का टीम भी है और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी है। और इन लोगों को रिपोर्ट अभी अपेक्षित है, इन लोगों ने जांच करके आ गया। बट प्रथम दृष्टया जो देखने पर ऐसे जो फूड पॉइजनिंग का स्थिति मतलब सामने नहीं आ रही है, फिर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से फूड सैंपल्स का इन लोगों ने लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया और पानी टेस्टिंग के लिए मतलब इन लोगों ने लैब टेस्टिंग वो भी भेज दिया। तो वो सारा रिपोर्ट्स अवेटेड है। तो और इसके अतिरिक्त स्टेट स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर को हमने बातचीत किया, तो वहाँ से भी 3 सदस्य समिति आ रहे हैं। तो फिर इन लोग बच्चे से डिटेल हिस्ट्री भी लेंगे और साथ साथ जो केजीबीवी रेउसा भी कल जाएंगे और जाके मतलब डिटेल इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करने के बाद मतलब स्थिति पता चलेगा। फिर भी मतलब ऐसे ही कोई पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और जिला प्रशासन और मुख्य शिक्षा अधिकारी और सीएमएस साहब तत्पर है और जो भी स्थिति है मतलब समान। बुलंदशहर में कोहरे के चलते एनएच 91 पर सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें कि अरनिया थाना क्षेत्र में हाईवे पर कोहरे के कारण आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में करीब 10 यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
साथ ही क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर हाईवे पर लगा जाम खुलवाया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और राहगीरों से सावधानी बरतने की अपील की है। खबर मच्चा से है, जहां गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव और फायरिंग की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुल 10 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इस मामले में सीओ ने बताया है कि वीडियो के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है। मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रही है। उक्त वीडियो के संबंध में ये अवगत कराना है कि ये वीडियो थाना हाईवे के सतोहा गांव का है, जिसमें कि आज सुबह दो पक्षों में किसी पुरानी बात को लेकर के कहासुनी हुई एवं कहासुनी के मध्य ही दोनों पक्षों में पथराव हुआ और फायरिंग हुई। ये सूचना थाने को पीआरवी के माध्यम से प्राप्त हुई। थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं मौके से करीब 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इसमें प्रथम पक्ष दौजी पुत्र बादाम सिंह है एवं दूसरा पक्ष दिनेश पुत्र देवकी नंदन है। दोनों ही एक ही परिवार के हैं एवं इनमें पूर्व से विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद के चलते आज ये पथराव और फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना के संबंध में पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है एवं दोनों पक्ष के 5 लोगों को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वीडियो के आधार पर अन्य लोगों की पहचान कर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर बाराबंकी से है, जहां कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने देर रात नगर क्षेत्र के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। पटेल तिराहे और जिला अस्पताल परिसर में संचालित रैन बसेरों में बिस्तर, कंबल, साफ सफाई, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। डीएम ने सभी रैन बसेरों में गैस हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल रैन बसेरे में ठहरे जरूरतमंदों से संवाद कर सुविधाओं का फीडबैक लिया और रैन बसेरों की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म जमा करने की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। बाराबंकी जिले में लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर एनएचएआई के अंतर्गत कराए जा रहे सफाई कार्य में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया। तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। 12 से 24 हैदरगढ़ तक हाईवे पर यह कार्य कराया जा रहा है। मामला बाल श्रम कानून के उल्लंघन और बच्चियों के भविष्य से खिलवाड़ से जुड़ा है। केसरगंज क्षेत्र के नंबर 4 स्थित गांव में भेड़ी के आतंक ने इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया। घटना में 1 वर्ष की मासूम बच्ची को भेड़िए ने मां की गोद से उठा ले लिया। मां की मदद मांगने की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण बच्चों की तलाश में जुट गए, लेकिन कई घंटे की खोज के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं इस क्षेत्र में भेड़िए के हमले से अब तक 9 मासूम बच्चों सहित कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़िए के लगातार हमलों ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। ग्रामीण सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सतर्कता बढ़ाने और भेड़िए को पकड़ने के प्रयास तेज करने की बात कही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।